मोदी के मिशन अरब का दूसरा दिन, कार्बन फ्री शहर मस्दर का किया दौरा। अबू धाबी में निवेशकों से मिले, भारत में निवेश का दिया न्यौता। दुबई में होगा पीएम मोदी के यूएई दौरे का अंतिम पड़ाव। दाऊद पर शिकंजा कसने के लिए भारत करेगा पहल। शाम को भारतीयों से भी रूबरू होंगे पीएम मोदी। कड़ी फटकार के बावजूद नहीं सुधरा पाकिस्तान। जम्मू के पुंछ में पाक रेंजर्स ने फिर भारतीय चौकियों को बनाया निशाना। हल्के और भारी हथियारों से दागे मोटरार। उधमपुर हमले में जिंदा पकड़ा गया आतंकी नावेद की कोर्ट में हुई पेशी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को दी लाई डिटेक्टर टेस्ट की इजाजत। कल होगा टेस्ट। और विज्ञापनों की गाइडलाइन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य को नोटिस। सरकारी विज्ञापनों की निगरानी के लिए 3 सदस्यों का पैनल बनाए जाने पर दिया नोटिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं ऋतु बिष्ट। बात आज करेंगे पीएम मोदी के 2 दिन के यूएई दौरे की। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। यूएई समृद्ध राष्ट्रों का एक संघ है और भारत के साथ इसके घनिष्ठ संबंध है। ये देश कुछ साल पहले तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी था। अब चीन और अमेरिका के बाद ये तीसरा स्थान पर है और 34 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएई के रिश्तों में नई जान फूंकने गया है। और अब तक के फैसलों से ऐसा लगता है कि पीएम मोदी खरे उतरे हैं। चाहे वो मस्जिद का दीदार कर आलोचकों का मुंह बंद करना हो, मंदिर बनवाने की इजाजत मिलनी हो या निवेशकों को न्यौता देना हो। पीएम मोदी के यूएई के इसी दौरे पर आज हम चर्चा करेंगे। क्यों खास है यूएई का भारत के लिए दौरा, तो चलिए शुरू करते हैं यूएई में मोदी। और पीएम मोदी के यूएई दौरे पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे 2 खास मेहमान। अनुज आत्रे, ये हैं कांग्रेस के नेता, और हमारे साथ हमारे मेट्रो एडिटर हिरेंद्र राठौड़ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हिरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे, भारत का जिस तरह से यूएई का दौरा कर रहे हैं पीएम मोदी, भारत के लिए कितना सफल रहेगा? जी बिल्कुल, यही सवाल हम अनुज अत्रे की तरफ लेकर के चलते हैं। ये कांग्रेसी नेता हैं। अनुज जी, ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कितना इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की है आज, और निवेशकों के साथ बातचीत हुई है, और उसके बाद जो वहाँ के नेता हैं उनसे बातचीत हुई है, उनकी बैठकें हुई हैं, ये मस्जिद में भी गए हैं, सेल्फी भी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो यूएई का दौरा है, ये पिछले जो उनके विदेश दौरों से उसमें कोई नयापन नहीं है। उनकी एक अनोखी उन्हें कार्यशाला अपनी एक अपना ली है विदेशी भ्रमण के लिए। जाते हैं वो सब देशों में, एक ही उनका सेट पैटर्न है। जाते हैं, उनसे राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, वहाँ के निवेशकों से मिलते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, दावे होते हैं कि कितना हम बिजनेस लेके आएंगे, कितना व्यापार लेके आएंगे, कितना निवेश लेके आएंगे। परंतु अभी तक 1.5 साल के करीब होने जा रहा है, हमें नहीं दिखता कि कोई भी निवेश आता हुआ, कोई भी व्यापार उसको जमीन पर आता हुआ दिखे। अब तक दिख जाना चाहिए था। सबसे बड़ी दुखद बात इस दौरे में ये रही, जो कि उन्होंने पिछले दौरे में भी किया था, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी विदेश की धरती पर जाकर के अपने देश की बुराई नहीं करता। ये कि इन्होंने नया प्रथा चालू कर दी है। पिछले दौरे में भी इन्होंने ऐसे ही किया था। अपने देश की आंतरिक, आपका कोई भी झगड़ा हो, कोई भी आपके मतभेद हो, विरोध हो, कुछ भी हो, आप अपने देश में करिए। हमारे देश में भी और दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते रहे हैं। इतिहास गवाह है, आज तक किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने, किसी भी नेशन के लीडर ने अपने देश की बुराई नहीं की। क्या उनके यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं होती? क्या उनके यहाँ विपक्ष नहीं होता? क्या उनके यहाँ उनको समस्याएं से सामना नहीं करना पड़ता, या क्या उनको विकास नहीं करना पड़ता? परंतु मोदी जी विदेश में जाकर के जिस तरह से पिछले दौरे में किया, आज फिर उन्होंने वहां बोला कि मुझे 34 साल से विरासत में समस्याएं मिली हैं। समस्याएं तो रहेंगी। कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा या राष्ट्राध्यक्ष बनेगा, उसको समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। उनको समस्याओं का निदान करना उनका दायित्व है। उसीलिए सरकार को वो हेड करते हैं। समस्याएं तो निरंतर प्रक्रिया है, आपको समस्याओं को समाधान भी करना है और आगे देश को विकास की गति पर भी लेकर के जाना है। परंतु कोई भी जाकर के आप अपने देश की बुराई जाकर के दूसरे देश में कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारी पार्टी
और हम लोग उसका बहुत ही निंदा करेंगे और ये चीज बर्दाश्त से बाहर है। अगर इन्होंने ये चीज बंद नहीं की तो इस बात का घोर विरोध किया जाएगा इनका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी के नेता सुनील यादव जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील जी, अनुज अत्रे जो कांग्रेसी नेता हैं, उनका कहना है कि विदेश में जाकर के मोदी जी ने जिस तरीके से अपने भाषण में पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और एक तरीके से उन्हें अपने लिए समस्या बताया है, उसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, लगता है कि उनका हमारा जो फोन लाइन है वो कट गई है और कनेक्शन हमारा शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। अभी फिर दोबारा से संपर्क करेंगे उनसे। अनुज अत्रे जी के पास आते हैं। अत्रे जी, जिस तरीके से आपने कहा अभी कि वो मोदी जी ने बीजेपी के नेता हैं और पिछली सरकार थी जो कांग्रेस की सरकार थी, तो इस तरीके का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। इसके साथ साथ मोदी जी ने कहीं ना कहीं निवेशकों के साथ बातचीत की है और उन्हें निवेदन किया है, उन्हें आमंत्रित किया है कि वो भारत में आकर के निवेश करें। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इसमें कोई नयापन नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हों या किसी अन्य दल के प्रधानमंत्री रहे हों, जब भी कभी विदेश में जाते हैं वहाँ के इंडस्ट्रीज से, वहाँ के बिजनेसमैन से, उन कम्युनिटी से मुलाकात करते हैं, बैठकें करते हैं और उनको आमंत्रण देते हैं और लोग आते भी हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तक हमारे देश में कभी भी एफडीआई नहीं हुआ या हमारे पास जो है बाहर की कंपनियों ने आकर के यहाँ पे निवेश नहीं किया। हमारी सरकार जब हमारे प्रधानमंत्री रहे, निवेशकों को यहाँ आमंत्रित किया, उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं। मोदी जी तो अभी आए हैं साल सवा साल भर से, क्या उससे पहले हमारे यहाँ प्रोजेक्ट नहीं लग रहे हैं? अभी तक इनके आने के बाद एक नया प्रोजेक्ट नहीं लगा जिसको ये अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं कि मैं विदेशों से इतना पैसा लेके आऊंगा, इतना पैसा लेके आऊंगा। हम पूछना चाहते हैं इन 1.5 साल में एक योजना वो बता दें कि जो वो विदेश से लेकर के आए हों। जी, चलिए हमारे साथ सुनील यादव फिर से जुड़ गए हैं। सुनील जी, अनुज अत्रे जी का कहना है कि मोदी जी को विदेश में जाकर के इस तरीके का भाषण नहीं देना चाहिए था और जो पिछली सरकार है उसको एक तरीके से उन्होंने समस्या बताया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या कहेंगे आप? देखिए राठौर भाई, सुनिए जरा, ध्यान से सुनना जरा कि विदेशों में भारतीय मूल के निवासी रहते हैं कि नहीं रहते लाखों लोग। अगर मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल हो, उन्होंने कोई छोटे से छोटा देश और बड़े से बड़ा देश में जाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहां पे जो हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, क्या उनका मनोबल बढ़ता नहीं है? क्या कहते हैं, वहां पे उनको देश का प्रधानमंत्री जाए और क्या वहाँ के लोगों को मॉरल सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता? 34 साल हो जाए, अगर हमारा यहाँ पे यूएई, दुबई में जाते हैं या मिडिल ईस्ट में जाते हैं, वहाँ पे क्या हिंदुस्तानी मजदूर से लेकर इंजीनियर से लेकर डॉक्टर तक वहाँ पे काम करते हैं? क्या इनके प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ पे जाते? 34 साल, 40 साल हो जाते उनको वहाँ गए हुए और फिर कहते हैं कि हमारे संबंध सुधारो देश से। आज अगर मिडिल ईस्ट देश से हमारे संबंध सुधरते हैं तो इसमें हिंदुस्तान का फायदा नहीं है क्या? अगर वहां पे मंदिर के लिए कोई जगह दी जाती है तो उससे हिंदुस्तानियों का या हिंदुओं का मनोबल या भारतीयों का मनोबल बढ़ता नहीं है क्या? जी, ये सारी चीजें राजनीतिकरण करते हैं, खुद तो कुछ करने नहीं देते। ऐसा प्रधानमंत्री देश को पहली बार ही मिला है जो विदेशों में भी इतना नाम हमारे भारत का हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के बाद अगर कोई ऐसा देश में आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से आज पूरा देश, पूरा विश्व की इज्जत करता है। आज हमारे देश को एक पहचान मिली है विदेशों में। उस सब चीजों को नकार सकते हैं कांग्रेस वाले? जी, क्यों नहीं गए 34 साल तक वहाँ पे यूएई में? क्यों नहीं गए वहाँ पे मिडिल ईस्ट देशों में? क्या उनसे हमारे संबंध सुधर जाए, वो इनको ठीक नहीं लगता? जी, चलिए सुनील जी, अभी अनुज अत्रे जी से पूछते हैं। अत्रे जी, जिस तरीके से सुनील यादव जी ने कहा है कि वहां भी भारतीय रहते हैं, भारतीय लोगों में ये बात करी है, तो फिर आपको ऐतराज किस बात का है? देखिए, मैं सुनील जी की बात का जवाब देना चाहूंगा क्रमवार। एक तो ये है कि इन्होंने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी के बाद मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, तो इनको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी कभी हमारे प्रधानमंत्री नहीं रहे। दूसरी बात, हमारे कभी भी यूएई से या अरब देशों से संबंध खराब नहीं रहे। हमारे उनसे बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं, चाहे हमारे वहां देश के प्रधानमंत्री गए या नहीं गए, परंतु हमारा निरंतर उनसे व्यापार, हमारा जो है तीसरे नंबर का अगर व्यापार रहा है तो अरब देशों से रहा है। हमारे कभी भी उनसे संबंध खराब नहीं रहे, हम उनके और वो हमारे हमेशा अच्छी बुक्स में रहे हैं। आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि आप इस चीज को ऐसे मत देखिए कि हमारे उनसे संबंध खराब थे और मोदी जी ने जाके वहां उनसे संबंध सुधारे हैं। हमारे उनसे बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।
प्रधानमंत्री अगर वहां किसी वजह से नहीं जा पाए, ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के पार्टी के जो है नेता या प्रधानमंत्री नहीं गए। आपके एनडीए के प्रधानमंत्री, उससे पहले भी सरकार रही है, वाजपेयी जी 7 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। क्यों नहीं गए आपके उस समय वाजपेयी जी? उससे पहले और थर्ड फ्रंट की सरकार रही, क्यों नहीं गए? ये बातें मायने नहीं रखती, ना इन बातों का कोई अर्थ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ सुनील यादव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। यूएई का 2 दिन का दौरा, पीएम मोदी का दौरा यादगार रहने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने इस दौरे पर मंदिर बनवाने की इजाजत तो ली ही है, साथ ही दुनिया की सबसे खूबसूरत शेख जायद मस्जिद का दौरा भी किया। पीएम मोदी ने साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात के निवेशकों को भारत में निवेश का न्योता भी दिया है, जो एक शानदार पहल साबित हो सकती है। अमीरात में भारत का डंका, यूएई में नमो नमो। संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। 34 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएई की सरजमीं में पहुंचा तो भारत में भी एक नई लहर दौड़ पड़ी। पीएम मोदी ने यूएई में मस्जिद का दौरा कर और मंदिर बनवाने की इजाजत ली, विपक्षियों का मुंह बंद कर दिया। साथ ही साथ यूएई के निवेशकों को भी भारत में निवेश का न्योता दे डाला। अबू धाबी में बनेगा मंदिर। पीएम मोदी के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए जमीन देने का फैसला किया। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मोदी ने यूएई सरकार का शुक्रिया अदा किया। दुबई में जहां 2 मंदिर हैं, वहीं अबू धाबी में एक भी मंदिर नहीं है। अबू धाबी में एक मंदिर बनवाने के लिए जमीन आवंटित करने का फैसले के बाद पीएम मोदी ने यूएई सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए लोगों को जानकारी दी। यूएई में करीब 26 लाख भारतीय रहते हैं, जो इस देश की 30% आबादी के बराबर है। मोदी ने किया मस्जिद का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ तकनीकी और शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी नवीनीकरण केंद्र मैसर शहर का दौरा किया। दौरे के बाद गेस्ट बुक में हस्ताक्षर किए और लिखा, विज्ञान ही जीवन है। अबू धाबी से 17 किलोमीटर दूर बसाया गया मस्जिद एक कार्बन रहित नियोजित शहर है। मोदी ने मस्जिद में व्यावसायिक नेताओं के साथ बैठक कर निवेश की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा की। यूएई यात्रा पर 34 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री आया है। इस पर पीएम मोदी ने पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कुछ कठिनाइयां विरासत में मिली है। एक तरफ भारत में तेज गति से विकास हो रहा है, दूसरी तरफ दुनिया की नजर एशिया की तरफ है। लेकिन क्या यूएई के बिना एशिया अधूरा है कि नहीं है? और इसलिए हम एशिया का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं। तो मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि यूएई उसकी मुख्य आर्थिक धारा के केंद्र बिंदु में होना चाहिए। निवेशकों को न्योता, 1000 अरब डॉलर की निवेश की पेशकश। यूएई में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही भारत की शक्ति के बारे में लोगों को रूबरू कराया। साथ ही यूएई की तारीफ करते हुए भी यूएई को 1000 अरब डॉलर के निवेश की पेशकश की। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में निवेश के कई अवसर हैं। भारत संभावनाओं का देश है। भारत की संभावनाएं और यूएई की शक्ति, ये दोनों के जुड़ने से ये जो 21वीं सदी एशिया की सदी है, वो सपना पूरा हो सकता है। और उस अर्थ में मैं समझता हूं कि हमने आगे की हमारी सोच, योजना पर आगे बढ़ना है। यूएई के दौरे पर पीएम के फैसले का हर कोई स्वागत कर रहा है और भारतीय भी पीएम मोदी के फैसले से खुश हैं। तो पीएम मोदी के यूएई दौरे पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता अनुज आत्री जी जुड़े हुए हैं। अनुज आत्री जी,
लगातार जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार को दाऊद इब्राहिम पर हमेशा घेरते आया हुआ है। इस दौरान जिस तरह से यूएई का दौरा चल रहा है, इसमें दाऊद इब्राहिम की जो संपत्ति है उसको जब्त करने की मांग की है मोदी सरकार ने। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस पर आप केंद्र सरकार की पीठ थपथपाना चाहेंगे? निश्चित तौर पे थपथपाएंगे अगर उस चीज में वो कामयाब हो गए तो। इस तरह की मांग तो सदियों से चली आ रही है, पिछली सरकारों ने भी मांग की है और ये भी कर रहे हैं और आगे भी चलती रहेगी। अगर उस चीज में ये रत्ती भर भी इनको सफलता हासिल हो गई, सारी संपत्ति क्या हम कह रहे हैं, एक भी संपत्ति अगर वो उसकी सील करवा पाए या उसको मॉर्गेज करवा पाए किसी भी तरीके से, तो हम बिल्कुल थपथपाएंगे, बिल्कुल तारीफ के योग्य होगा। जी, हम सुनील यादव से भी ये सवाल करना चाहेंगे। सुनील जी, जिस तरीके से अब तक दाऊद इब्राहिम भारत के लिए एक चुनौती बना रहा है, खासतौर पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी और जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके लिए भी। फिलहाल बताया जाता है, जो एजेंसियां बताती हैं कराची में रहता है दाऊद, लेकिन उसका जो यूएई है वहां पर पूरा साम्राज्य फैला हुआ बताया जाता है। किस तरीके से देखते हैं? क्या अनुज अत्रे जी ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तब जरूर तारीफ की जाएगी। देखो अत्रे जी, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। भाई साहब, होता क्या है कि जब मोदी जी उसकी संपत्ति की जब्त करने की बात करते हैं तो ये विश्वास ही नहीं कर पाते। जब काला धन लाने की बात करते हैं, एसआईटी बना भी देते हैं तो भी ये उसको मना कर देते हैं कि नहीं, ये भी तो कानून बना दिया इन्होंने। मोदी जी जब एक कदम आप आगे बढ़ाओगे देश को पॉजिटिविटी, आज उन्होंने दौरा वहां पे किया है तो सिर्फ इसीलिए किया है कि पॉजिटिव माहौल मिडिल ईस्ट देशों में भी जाए, कि हम प्रधानमंत्री केवल दूसरे देशों के लिए नहीं, अपने आस पड़ोस में रहने वाले सारे मिडिल ईस्ट देशों को साथ लेकर काम करना चाहते हैं। वहां के भारतीयों में हम एक विश्वास पैदा करना चाहते हैं। जब दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी को जब्त करने की बात करते हैं तो इसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। अगर उसकी अनाप शनाप संपत्ति भारत में पड़ी है और उसको भारत की एजेंसियां उसको जब्त करती हैं और इस पर भारत सरकार या केंद्र सरकार कदम उठाती है, तो इसमें भी इनको राजनीति दिख रही है। हम उसकी जो भी उसकी जायदाद है, जो दाऊद इब्राहिम की जायदाद है, उसको अगर जब्त करते हैं तो इसमें भारत को फायदा होगा कि नुकसान होगा? यहाँ के देशवासियों को फायदा होगा कि नुकसान होगा? दाऊद इब्राहिम पे इसमें प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा? जो लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं वो डिप्रेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे? इन सब बातों का जवाब ये ना देके ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, आएगी तो करेंगे तो में ये रहते हैं, क्योंकि 60 साल इन्होंने करेंगे करवाएंगे में निकाल दिया है। जी, सुनील यादव जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति चल रही है कांग्रेस की तरफ से। जाहिर तौर पर विपक्ष है तो राजनीति करेगा ही करेगा। ये मुझे बताइए, जिस तरह से पीएम मोदी ने आज निवेशकों को संबोधित किया, उस दौरान उन्होंने कहा कि कई कठिनाइयां मिली हैं उन्हें विरासत में। क्या इस तरह से बात करना, विपक्ष है इस तरह से दूसरे देश में जाकर इस तरह से बात करना, क्या सही आपको लगता है कि सही है एक तरह से? नहीं, इनकी नीतियां गलत रही हैं शुरू से, क्योंकि विकास की नीति इनकी कभी रही नहीं थी। इन्होंने तो जैसे आज हमारे देश में अशिक्षा इतनी ज्यादा है कि लोगों को समझा पाना मुश्किल है। जो काम देश की आजादी के बाद स्कूलों को खोलना था, कॉलेजों को बढ़ाना था, डेवलपमेंट करना था, भ्रष्टाचार कम करना था, जिससे हमारे देश में अवेयरनेस आ सके, लोग जागरूक हो सके, तो चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। तो विदेशों से व्यापार भी लाना है, जीडीपी भी बढ़ानी है, विदेशों से संबंध भी सुधारने हैं, सारे काम करने हैं। तो विरासत में जो मिला है, जो 60 साल के गड्ढे हैं, वो इतनी आसानी से नहीं भरे जा सकते। उसको एक एक करके 1 साल हो गया और सारी चीजें पूछने लग गए। अरे 60 साल की बात तुम जवाब देते नहीं। 1 साल में मोदी जी ने क्या किया, क्या रिजल्ट मिला? बच्चा आज पैदा हुआ, आज ही चलने लग जाएगा क्या? उसे भी 9 महीने लगते हैं, 10 महीने लगते हैं चलने में। तो मोदी जी के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको वो धीरे धीरे पूरा करेंगे। आने वाले 5 साल में, 10 साल में आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि मोदी जी एक पॉजिटिव प्रधानमंत्री हैं। वो देश के विकास के बारे में सोचते हैं, पहले देश फिर उसके बाद सारे काम, ऐसी भावना के साथ वो काम कर रहे हैं। विदेश से संबंध अगर सुधरता है, विदेशों से व्यापार अगर आता है, हमारे लोगों को रोजगार मिलता है, तो हमारे देश में तरक्की होगी, खुशहाली होगी, किसान आत्महत्या बंद करेंगे। कुछ करा नहीं, बस विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, तो नेगेटिव बोलना ये कोई काम नहीं है विपक्ष। जी जी बिल्कुल। अनुज अत्रे जी, वो बीजेपी का कहना है कि 60 साल के गड्ढे हैं, इतनी जल्दी नहीं भरे जा सकते, इसके लिए ये सब करना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सुनील जी की बात पे ही थोड़ा सा हास्यास्पद बात कर रहे हैं। वो इस चीज़ को भूल रहे हैं कि 60 साल निरंतर कांग्रेस सरकार में नहीं रही, बीच में इनकी पार्टी की भी 7 साल। अगर अभी हम 10 साल पिछले 20 सालों को उठा के देखें तो 10 साल अगर हमारी सरकार रही तो उससे पहले 7 साल एनडीए की सरकार रही और उससे पहले थर्ड फ्रंट की सरकार रही। तो क्या ये वाजपेयी जी का शासनकाल को भी ये
बिल्कुल मिट्टी में मिलाना चाह रहे हैं उसको, उसमें ये अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि उस दौरान भी कुछ काम नहीं हुआ। पहले तो इनसे ये पूछना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो इन्होंने बोल रखा है कि 60 साल, क्या ये उस पीरियड को भी नहीं गिन रहे हैं? दूसरा, क्या हमारे देश में ये बताएं कि कोई भी आज तक क्या हमारे देश में कोई विकास नहीं हुआ? आज हमारा देश विकासशील देशों में बहुत निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश की विदेशों में साख है, वो केवल 1 साल में नहीं बनी है। आज हमारे देश में अगर विदेशी निवेश हुआ है या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं, या और अगर हमारे विदेश नीति और देशों के साथ 200 देशों के साथ अगर हमारी नीति चल रही है, अगर हमारे यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हमारे संबंध मधुर चल रहे हैं, तो वो 1 साल में नहीं चले हैं, वो पुराने चले आ रहे हैं। अनुज जी ऐसा इनसे जवाब लेते हैं। सुनील जी, इनका कहना है कि पिछले 20 साल का ही अगर रिकॉर्ड उठा करके देख लिया जाए तो 7 साल आपकी सरकार रही है, यानी कि बीजेपी की सरकार रही है, फिर आप पूरे तरीके से कांग्रेस को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? राठौर भाई, जो हमारी 7 साल सरकार वाजपेयी जी की रही है, आज भी लोग उसको याद करते हैं। चाहे सड़कों का निर्माण हो, नदियों से नदियों को जोड़ने का, इधर को रोके रखने का काम अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया था, इतने बुरे टाइम पे तो वाजपेयी जी ने किया था। पोखरण का अगर विस्फोट हुआ था, जिसमें हमारे पूरे देश के हिंदुस्तानी जो विदेशों में भी रहते थे उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया था, तो वो जो वाजपेयी जी ने किया था। महंगाई को रोके रखने का काम वाजपेयी जी ने किया था। सड़कें जो आज गांव-गांव तक बनी है, वो सब वाजपेयी जी की देन है। जो आज क्या कहते हैं, इनके 10 साल के शासनकाल में जिसकी स्पीड बहुत कम हो गई थी, जो 15-20 किलोमीटर डेली बना करती थी, वो 5 किलोमीटर डेली पे आ गई थी। तो कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। वाजपेयी जी के शासनकाल को अगर निकाल दे तो ज्यादातर, कहने का मतलब इतना है कि ज्यादातर शासन कांग्रेस ने करा है। 60 साल की न देने के बजाय ये 5 साल की और 1 साल की बात करते हैं। ज्यादातर राज तो कांग्रेस ने किया है। क्यों नहीं स्कूल खोले, क्यों नहीं सफाई की बात करी इन्होंने, क्यों नहीं टॉयलेट बनाए महिलाओं और गाँव के स्कूलों में, कॉलेजों में, क्यों शिक्षा का अभाव रहा, क्यों आज तक इन्होंने भ्रूण हत्या आज भी हो रही, क्यों अवेयरनेस नहीं फैलाई? बहुत सारे काम जो शिक्षा के माध्यम से हो सकते थे, कांग्रेस ने नहीं किया। जब तक देश पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, अनपढ़ रहेगा तो कांग्रेस को वोट देगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार हो जाएगा तो बीजेपी को वोट देना शुरू कर देगा। ये इनकी चिंता है। जी बिल्कुल। सुनील यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस नेता अनुज आत्री जी भी जुड़े थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और साथ ही मेट्रो एडिटर हिरेन राठौर, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए A to Z न्यूज। नमस्कार।